हाँ भाई, तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम नर्स्ट इक्वेशन। ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, सेकंड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है नर्स्ट इक्वेशन पे, ये दो चीज़ों को आज हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। जो नर्स्ट इक्वेशन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन से ही लगभग बोर्ड में हमेशा 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली बताती क्या है, नर्स्ट इक्वेशन हमें देती क्या है। तो नर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को रिलेशन बताती है। यह हमको एक रिलेशन देगी बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। जिस भी टाइप का इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लिया हुआ है उसके जिस भी टाइप की कंसंट्रेशन है, उन तीनों के बारे में हमको रिलेशन बताती है। देखो बेटा, हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब सीखा था तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी हम लोग निकालते हैं जब कंडीशंस जो होती हैं स्टैंडर्ड हो, यानी कि टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर हमारा 1 बार होना चाहिए, और जो कंसंट्रेशन होती है वहां पर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए, मतलब यूनिटी हम लोग कंसंट्रेशन वहां पर लेते हैं। तो ये वाली जो कंडीशंस है प्रैक्टिकली इनको अचीव करना हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अदरवाइज हम फिर कैसे चीजों को निकालेंगे, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन आई। तो नर्स्ट इक्वेशन ने क्या इक्वेशन दी, एक एक चीज समझेंगे। डेरिवेशन जो है इसकी हमारे कोर्स में नहीं है, हम लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन पढ़नी है। तो इक्वेशन है ई सेल, यानी कि पूरे सेल का जो ईएमएफ होगा, ये ई सेल जो होगा ये होगा ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसके बारे में हमको बताते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हम लोगों को पता है, ई नॉट सेल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये जो है हमारी नर्स्ट इक्वेशन हुआ करती है, ठीक है। किताबों में अगर आप देखोगे तो इक्वेशन ऐसे लिखी होगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोगों को पता है बेटा जी, मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने बताया था कि ln को अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ln को लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो RT बाय NF को अगर ln में इसको लॉग में करना है तो 2.303 RT बाय NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ln जिसका बेस एक्सपोनेंशियल होता है उससे ज्यादा बेटर होता है लॉग जिसका बेस 10 होता है। इसको निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए हम इसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ये वाली इक्वेशन मैंने बता दिया आपको कि आपके एग्जाम में आप इसी इक्वेशन से आंसर करोगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप लोग बस ध्यान में रखना कि हाँ, इसको ln में भी लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अभी हम लोग टर्म पढ़ेंगे कि किसका किसका क्या मतलब है। ई नॉट सेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ई नॉट सेल जो होता है वो हमें बताता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। ई नॉट सेल हमको बताता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है भाई। ई नॉट सेल हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताएगा। आर जो है हमारा हमको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में है। टी जो है वो हमें किसके बारे में बताएगा, टेम्परेचर के बारे में। टी हमें टेम्परेचर के बारे में। एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर याद रखना है, एन होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब पूरी रिएक्शन होते हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एनोड में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कैथोड में जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो वहां पर जो रिएक्शन के दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसके बारे में हमको एन फैक्टर बताया करता है। ये प्रोडक्ट अपॉन में अच्छा एफ बच गया है, एफ हमारा होता है फैराडेज कांस्टेंट। एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट अगर पता होगा वैसे ज्यादातर को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब निकालते हैं तो वो फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू हमको देता है।
तो इसकी वैल्यू 1 फैराडे जो होती है वो बराबर होती है 96487 कूलम। ठीक है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट होगी कूलम। और इसको हम लोग इक्वल टू कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम के बेसिस पे ही हम इसके आंसर किया करते हैं। जो ये प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट है, यहां पर कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट, तो ध्यान रखना है यहां पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आप लिखोगे ये फुल सेल रिएक्शन का लिखना है। ये किसका लिखोगे? फुल सेल रिएक्शन, जो आपकी एनोड पे रिएक्शन हो रही है, जो आपकी कैथोड पे रिएक्शन हो रही है। एनोड और कैथोड की रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है और जो आपका रिएक्टेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग फुल सेल बोलते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन हम लोगों को यहां पुट करनी है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको आसानी से अभी समझाऊंगा इसको। ठीक है भाई, तो ये हम लोग निकालना सीख गए हैं। 2.303 कांस्टेंट है, आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको पता ही है, टी टेम्परेचर है वो हमको दिया होगा, इस टेम्परेचर पे ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एन फैक्टर की मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिंक से, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, या फिर कॉपर ने फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो कॉपर में। ये मेरे को ऑक्सीडेशन हाफ दिया हुआ है, ये मेरे को रिडक्शन हाफ दिया हुआ है। ये आपको कंप्लीटली तब समझ में आएगा जब आपने पहले का लेक्चर्स पूरे अच्छे से देखे हो, तो एक बार उनको देख लेना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर, ये मेरी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो मेरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कितना हुआ है? टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है? 2। तो यानी कि एन फैक्टर मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन, कई किताबों में आपको दिखेगा वहां पे लिखा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए किसी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है भाई, मान लो एन की वैल्यू जैसे यहां पर सेम आ रहा था, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कैसे निकालते हैं, जरा एक बार फिर से देख लो। मान लो मेरे को कोई ऐसा सेल दिया हुआ है जहां पर जैसे मान लो क्रोमियम गिव्स क्रोमियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन हाफ में हमारे पास आयरन 2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इस टाइप की रिएक्शन में अब जैसे क्रोमियम हो गया, फिर Fe2 प्लस हो गया, गिव्स क्रोमियम 3 प्लस हो गया, प्लस आयरन हो गया। तो इस टाइप की क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो एन फैक्टर यहां पर या तो 3 ले या 2 ले, तो ये परेशानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ होगा वो हमारा नया बन के हो जाएगा 2Cr गिव्स 2Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पे फटाफट करो इसको, 3 ऑफ Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स थ्राइस ऑफ Fe। तो यानी कि ये मेरा रिडक्शन हाफ है। अब अगर मैं इसकी फुल सेल की रिएक्शन लिखूंगा, तो फुल सेल की रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ Cr प्लस 3 ऑफ Fe2 प्लस गिव्स ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस थ्राइस ऑफ Fe। तो ये मेरी रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। तो ये मेरी फुल सेल रिएक्शन है। टोटल इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है। तो यहां पर एन फैक्टर जो है वो 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बता दी। अब जब मैंने ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बोला, ये मैंने आपको बोला कि ये फुल सेल रिएक्शन का लिखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना बेटा जी। जैसे ये वाली मेरी रिएक्शन है, तो मैंने बोला कि ये मेरी फुल सेल रिएक्शन है, तो आपको फुल सेल रिएक्शन में से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है। यानी कि कॉपर जो है, जो प्योर मेटल कॉपर होगा, ये कैसा होगा? सॉलिड होगा। वैसे ही जिंक जो प्योर मेटल होगा वो सॉलिड होगा। और ये जो आयंस बनेंगे, आयंस कब बनते हैं? जब वाटर में डाला जाता है, जब पानी में कोई चीजें डिसोशिएट होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आती है, तब वो डिसोशिएट होती है आयंस में। तो आयंस में ये कैसी मीडियम में होते हैं? ये होते हैं एक्वस मीडियम में। यानी कि इस इक्वेशन के लिए यहां पर प्रोडक्ट मेरा हुआ Zn2+, तो यहां पर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा Zn2+ की कंसंट्रेशन, और कॉपर को लिखूंगा कॉपर 2+ मेरा हो जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर है? समझ में आया? जो मेरा फुल सेल होगा, उस फुल सेल में जो आयंस होंगे, जो मेरा फुल सेल होगा उस फुल सेल में जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन हम लोगों को लिखनी है। यहां पर प्रोडक्ट में है जिंक आयन, तो मैंने जिंक आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है। यहाँ रिएक्टेंट में है मेरा कॉपर आयन, तो मुझे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन मुझे यहां लिखनी है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी तब तक आप इसको नोट कर लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अभी चलते हैं, अभी देखते हैं, जरा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और किस टाइप से हम लोगों को चीजें करनी होती है। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी सेल को एबीसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी सेल को एबीसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लो हमको ऐसे दे रखा है, तो एबीसी में मैंने बताया था ए स्टैंड्स फॉर एनोड, बी स्टैंड्स फॉर सॉल्ट ब्रिज और सी जो होता है वो कैथोड होता है। एनोड को हम लोग एक सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं, ब्रिज को हम लोग डबल वर्टिकल लाइन दिखाते हैं और कैथोड के लिए फिर हम दोबारा सिंगल वर्टिकल लाइन हम लोग शो करते हैं। तो मान लो हमारी यही रिएक्शन है, जैसे ये वाली थी Cr गिव्स Cr3+, तो यहाँ पे यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cr से Cr3+ गया है, फिर ये ब्रिज बनाता है जो कि सेपरेट कर रहा है एनोड और कैथोड को, और यहाँ पर मेरा आयरन 2+ गिव्स आयरन। इस तरीके से मेरे को कोई रिएक्शन दी हुई है और मुझे यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है क्रोमियम 3+ की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है और आयरन 2+ की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। मान लो इस तरीके से मेरे को चीजें दी हुई है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा है और आपसे बोला है ई सेल निकालो। ई नॉट सेल के लिए आपको इसके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे, बाकी सारा डेटा आपको पता होगा। इस रिएक्शन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको मैं सिखाता हूं। पहले मैं ये बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो ध्यान देना, जैसे मान लो मुझे इसके लिए ई सेल निकालना है, तो ई सेल के लिए जो ई नॉट सेल है वो मैंने सिखा रखा है, कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो कैथोड पे जो होगा माइनस कर देंगे एनोड का, वो आपको रेस्पेक्टिव डेटा दिया होगा, आप वहां से इजीली निकाल सकते हो। माइनस 2.303 बेटा जी कांस्टेंट है, आर मेरा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, एन और एफ, मतलब एन और एफ मेरे को एन निकालना है, एफ तो मेरा 96500 कूलम हो ही जाएगा, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, बस ये चीज मुझे देखनी है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये चीज मुझे देखती है यहाँ पे। तो स्टार्ट देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अभी मैंने फटाफट लिखता हूं उसको, क्रोमियम 3+ में जा रहा था 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, आयरन 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बनाना है, ठीक है। तो अगर फटाफट देखें तो मेरे को पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये बैलेंस नहीं है। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन से आप लोगों को 2 चीजें सीखने को मिलेगी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में भी और फुल सेल के बारे में भी, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ है, यहाँ पर रिडक्शन हाफ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ Cr गिव्स ट्वाइस ऑफ Cr3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, थ्राइस ऑफ Fe2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स थ्राइस ऑफ Fe। तो जब हम करेंगे तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमें हमेशा फुल सेल के लिए लिखना है। तो यहाँ पर एन फैक्टर तो मुझे पता लग गया कि इस इक्वेशन के लिए एन फैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 मेरे को यहाँ पर लिखनी है। एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर NF की जगह पे मैं इसको क्या लिखूंगा, 6F लिखूंगा। जो चीज मेरे को निकालनी है वो मैं दिखा रहा हूं। अब ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Cr प्लस थ्राइस ऑफ Fe2+, थ्राइस ऑफ Fe2+ गिव्स 2Cr3+ प्लस थ्राइस ऑफ Fe। ये मेरी रिएक्शन होगी। तो जो ये आयरन है ये प्योर सॉलिड है, एज इट इज रहेगा। क्रोमियम है प्योर सॉलिड है, एज इट इज रहेगा। जो आयंस की फॉर्म में है इसको क्या लिखूंगा, एक्वस। इसको भी क्या लिखूंगा मैं, एक्वस फॉर्म में लिखूंगा। तो अब इस इक्वेशन के लिए ये जब लिखूंगा तो ध्यान रखना कि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। प्योर सॉलिड की रिएक्शन जो होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो कांस्टेंट होती है, जिसको हम 1 मानकर चलते हैं। 1 नहीं होती, कांस्टेंट होती है, हम उसको 1 मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन तो हम लिखेंगे नहीं। तो जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ, यानी कि एन मैंने 6 निकाला है, एफ की वैल्यू मुझे पता है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, Cr3+। अब ध्यान रखना, जैसे हमने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहता था प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो स्टोइशियोमेट्री होगी वो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन कहलाएगी। स्टोइशियोमेट्री कहां होगी, पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो वहां पर क्या होगा, यहां पर मैं लिखूंगा Cr3+ का स्क्वायर, यहां पर क्या लिखूंगा Fe2+ का क्यूब, Cr3+ का स्क्वायर और Fe2+ का क्यूब। तो यहां से फिर मैं इसको निकालूंगा। क्लियर है। तो Cr3+ की कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 1 × 10⁻³ लिख सकता हूं इसको मैं, उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में इसको, फिर टोटल सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं।
तो किसी भी क्वेश्चन के लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एन फैक्टर, मान लो ऐसी इक्वेशन ले ली जिसमें एन फैक्टर भी सेम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो उसके लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी पता लग गया। और प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की ध्यान रखना है, जो ये प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये ऑलवेज हमें फुल सेल की रिएक्शन के लिए लिखना है, और जो स्टोइशियोमेट्री होगी बेटा जी वो पार में जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सब तो हमें पता लग गया। अब क्या है बेटा जी, जनरली हम जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम रिएक्शन इस तरह पे मान के चलते हैं कि जो हम जब रिएक्शन कर रहे हैं वहां पर हम टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ये वाले पोर्शन में देखूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं इसको देखूं तो 2.303 इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट, आर फिर एक कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर जो है, जो टी टेम्परेचर है वही तो वेरिएबल है, मतलब टेम्परेचर वेरी कर सकता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं, यानी कि मैं बोल दूं एट टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी कह सकते हो, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेरे को रिएक्शन दी हुई है, तो अगर मेरे को टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है तो इस वैल्यू का एक प्रॉपर कांस्टेंट निकाल सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। तो क्या देखते हैं कि जो 2.303 आर यानी हमारा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर कब, जब टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, अपॉन में एफ, अगर इसकी वैल्यू को देखें अपॉन में एफ, तो ये सारी वैल्यू मेरी निकल के आती है 0.0591। क्या लिख के आती है 0.0591। आप इसको 0.059 भी लिख सकते हो। तो इसी क्वेश्चन को मैं रिड्यूस कर सकता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, यानी सब कुछ सेम रहेगा। हम लोग बार बार एक ही चीज पुट करेंगे तो उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का तरीका है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही इक्वेशन आपकी लग जाएगी। ध्यान रखना कि यहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, अगर वो टेम्परेचर वेरी करता है तब अगर आप ये वैल्यू निकालोगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एन मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगा। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो, 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया हो कि भाई ये पर्टिकुलर रिएक्शन इस टाइम पर ऐसे हो रही है। अदरवाइज आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाली इक्वेशन लगाना, वरना अगर इस टेम्परेचर पे दिया हुआ है तो सिंपली आप इस इक्वेशन को दिखा के अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हो, फाइनली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे हम नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब फटाफट सीख लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा ये हमारे कोर्स में है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, तो जरा उसकी कहानी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा ये, इसको मिटा देते हैं। सो नर्स्ट इक्वेशन सीख लिया। एट इक्विलिब्रियम होता क्या है जरा समझते हैं। अच्छा, पहले एक चीज मैं बता दूं बेटा जी, ई सेल जो होता है यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल और ई नॉट सेल, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। जो ई नॉट सेल होता है ना वो हमें बताता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में। ई नॉट सेल जो होता है ये बताते हैं एट इक्विलिब्रियम नर्स्ट इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। हम यहां पर रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम को ऐसे लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स्ट इक्वेशन। क्या होगा नर्स्ट इक्वेशन का उस टाइम पर, तो फटाफट से सीखते हैं। तो क्या रिलेशन होगा देखो, मैंने आपको बताया कि ई नॉट सेल जो होता है वो हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में बताता है, यानी कि सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी है। ऑब्वियसली ई नॉट ऑफ सेल में निकालता हूं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन के बारे में ही मुझे बता रहा है कि कैथोड की कंस्ट्रक्शन ऐसी है, एनोड की कंस्ट्रक्शन ऐसी है, उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा है, उसमें से माइनस कर दो ई नॉट आ जाएगा। और जो ई सेल होता है ना, ई सेल होता है वो हमें बताता है वर्किंग ऑफ सेल के बारे में, ठीक है भाई। ई नॉट सेल हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में बता रहा है और ई सेल जो होता है वर्किंग ऑफ द सेल के बारे में बताता है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग डैनियल सेल की ही बात करते हैं, तो डैनियल सेल में हमने बोला था कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर आयन जो है रिड्यूस हो रहे हैं,
तो जब हमने उसका पढ़ा था तो हमने देखा था कि धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती है और एक टाइम पर कम हो जाती है। जब हमने वहां पर केस डिस्कस किया था ओवर पोटेंशियल का, तब मैंने बताया था अगर जितना पोटेंशियल यहां से जनरेट हो रहा है उतना ही पोटेंशियल हम एक्सटर्नल भी अप्लाई कर दे तो सेल काम करना बंद कर देता है। यही काम होता है कि इक्विलिब्रियम पे जब कंसंट्रेशन सिमिलर हो जाती है दोनों मेटल आयंस की, तो उस टाइम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि वर्किंग ऑफ सेल स्टॉप्स, सेल काम करना बंद कर देता है। एट इक्विलिब्रियम सेल काम करना बंद कर देगा। और अगर वर्किंग ऑफ सेल स्टॉप हो जाएगी तो क्या फंडा होगा कि उस टाइम पर ई सेल जो होगा बेटा जी वो मेरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एट इक्विलिब्रियम वर्किंग ऑफ सेल स्टॉप हो जाएगी और जो ई सेल होगा वो मेरा 0 के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस करूं और मान लूं कि टेम्परेचर 298 केल्विन पे चल रहा है एट इक्विलिब्रियम एंड एट टेम्परेचर, मैंने बताया आपको टेम्परेचर का रोल होगा 298 केल्विन। इस टाइम पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं मेरी इक्वेशन ऐसी थी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये मेरी इक्वेशन थी। और हमने बोला कि एट इक्विलिब्रियम वर्किंग ऑफ सेल स्टॉप, यानी कि ई सेल मेरा क्या हो जाता है 0, और अगर ई सेल मेरा 0 हो गया दैट इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे तो हम लिखते थे के सी निकालते थे, के पी निकालते थे, के एन भी निकाल सकते हैं, के काई भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। जनरली हम के सी और के पी निकालते थे। तो के सी एट सम कंसंट्रेशन हम चीजें निकाला करते थे, के पी एट सम प्रेशर हम लोग चीजें निकाला करते थे। तो यहां पर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा केसी होता था हम ऐसे करते थे, मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम गिव C प्लस डी, तो जब हम इसका केसी निकालते थे तो हम इसको लिखते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस तरीके की कहानी हम लोग करते थे वहां पे। तो यहां पर क्या है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और अब मैंने बोल दिया कि रिएक्शन कैसी है इक्विलिब्रियम पे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं लॉग केसी। क्लियर है, क्या हम इसको, मैं डायरेक्टली इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, क्योंकि बेटा जी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और मेरा ई डॉट ई सेल 0 हो चुका है तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा ना यार। तो ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म्स में, इसलिए मैंने लिख दिया लॉग केसी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं ई नॉट सेल इज इक्वल टू में 0.0591 अपॉन में एन लॉग केसी लिख सकते हैं। और अगर मैं यहां से और ज्यादा कैलकुलेशन करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लॉग के सी इज इक्वल टू में एन इंटू में ई नॉट सेल अपॉन में 0.059 एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, ये मैं लिख सकता हूं। और यहां से मैं के सी अगर मेरे को निकालना हो तो मैं एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, मतलब इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व जो है कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो ये रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और नर्स्ट इक्वेशन में। नर्स्ट इक्वेशन को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रहने दे देते हैं। नर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने सीख ली, नर्स्ट इक्वेशन कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में हमने वो भी सीख लिया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होता है वो भी सीख लिया। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कंप्लीटली नए टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, ये 3-4 चीजें पढ़ेंगे और फिर उसका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वो हमने आगे के लेक्चर में पढ़ना है। तो यहां तक कर लेना और फिर धीरे धीरे जो है पूरी कंप्लीट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है भाई, ओके।